अगर बात करें संविधान बनाते वक्त अगर कोई सबसे खराब फैसला साबित हुआ तो वो रिजर्वेशन यानी आरक्षण। अब कैसे हो सकता है कि आरक्षण गलत साबित हो सकता है? अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने 50% के करीब आरक्षण दे रखा है, जिसमें एसटी वालों को 7.5%, एससी वालों को 15% और ओबीसी वालों को 27%। यह आरक्षण तो मिल रहा है, फिर ये गलत कैसे साबित हो सकता है? और आज के सिस्टम के हिसाब से बात कर ली जाए तो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब 4 से 5% तक ले जाई जा सकती है। यानी देश की ज्यादातर आबादी प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही काम कर रही है। जब देश को फ्रीडम मिली तब यहाँ की नई सरकार को यह तय करना था कि किस प्रकार हम पिछड़े वर्गों का विकास कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था, क्योंकि गवर्नमेंट देश के अंदर थी नहीं तो विकास कैसे हो। तब यहाँ की सरकारों ने तय किया कि यहाँ के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दे दिया जाए, रिजर्वेशन दे दिया जाए, ताकि उनका डेवलपमेंट हो। और ऐसा ही हुआ, आरक्षण दिया गया और सभी पिछड़े वर्गों का विकास एकदम से हो गया। ये सभी को पता है कि पिछड़े वर्ग की जातियों का कितना विकास हुआ है, उनकी शिक्षा पे कितना ध्यान दिया गया। बस इलेक्शन के टाइम ये बात बोलकर सरकारें चुप करा देती है पिछड़े वर्ग की जातियों की, हमने आपको आरक्षण दिया गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दिया गया और पूरी तरह से इन जातियों को मूर्ख बनाया गया। जब सरकारों ने हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन दे दिया गया तो सरकारों को चाहिए था कि गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। इसलिए कहीं ना कहीं हमें पूंजीवाद की जरूरत थी, समाजवाद से ज्यादा, और हमने मिक्सचर यानी इसका बीच का रास्ता अपनाया। जब देश के अंदर इलेक्शन का टाइम आता था तब सरकारें बोलती थी कि हमने पिछड़ी वर्ग के लोगों को एक तरह से आरक्षण देके हमने उनके लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हमने तो आपको आरक्षण दे दिया है, अब आप हमें वोट दीजिए। बस सरकारों ने आरक्षण दे दिया, लेकिन सरकारों को चाहिए था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उन्हें बिजनेस की एजुकेशन दी जाए। देश के अंदर बिजनेस की एजुकेशन तो असल में किसी को मिली ही नहीं पहले के टाइम, अब मिलने लगी वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास ही नहीं किया गया, क्योंकि देश के अंदर असल में डिमांड प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज्यादा थी। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमी को अच्छे से समझते हैं तो वो इस बात को बहुत बेहतर से समझ सकते हैं कि हमारे लिए कहीं ना कहीं समाजवाद से ज्यादा पूंजीवाद बेहतर है। यानी सीधी सी बात यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर पंगु बना दिया, ना उनके डेवलपमेंट के लिए काम हुआ, ना एजुकेशन के लिए। और ये बात नेहरू जी ने आरक्षण को देते वक्त कहा था कि मैं आरक्षण का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकता, ये लोगों को पंगु बनाने का काम करेगी। और ये बात सही भी साबित हो गई, क्योंकि सरकारों ने आरक्षण के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया और पिछड़े वर्ग के लोगों को एजुकेशन देने की बजाय उन्हें आरक्षण के नाम पे दिलासा दी। बिल्कुल सीधे सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं कि अगर पिछड़े वर्ग के, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर अगर भेदभाव किया जा रहा है उनके प्रति, उसे खत्म करना है तो उन्हें वेल एजुकेशन दीजिए, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, उसे उच्च वर्ग के बराबर खड़ा कीजिए, अपने आप भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रयास नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से खत्म करना चाहते हैं, यानी हिंदू वर्ग से अलग बनाना चाहते हैं। गांधी जी को यह बात बहुत पहले ही पता थी कि कुछ लोग आएंगे जो दलित समाज को हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास करेंगे और देश को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जब पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर, उससे पहले जब अंबेडकर जी ने देश के अंदर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, तब गांधी जी ने उनके खिलाफ अनशन किया था, क्योंकि मुसलमानों ने ऐसे किया था, उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला और वो देश से अलग हो गए। और ये बात गांधी जी को पता थी, इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया था कि हम आपको निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं दे सकते, क्योंकि आने वाले वक्त में देश टूट जाएगा, दलित समाज अलग देश की मांग करेंगे, यानी हिंदू धर्म से खुद को अलग करने का प्रयास करेंगे। और यही चीज हो गई, क्योंकि 1947 में जब मुसलमानों ने देश को अलग कर लिया, अपने धर्म के नाम से अलग देश बना लिया, तब यह बात अंबेडकर जी को भी समझ आ गई कि हम इस बात में गलत थे कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र मिले। आरक्षण देने का फैसला कभी भी गलत नहीं था। अंबेडकर जी का यह सबसे बेहतरीन फैसला था कि रिजर्वेशन देना चाहिए जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये भली भांति समझते थे कि अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो आने वाली सरकारें, जैसे पहले अंग्रेजों ने पिछड़े वर्ग के लोगों पे ध्यान नहीं दिया, जैसे पहले के राजाओं ने ध्यान नहीं दिया, इसी प्रकार आने वाली सरकारें भी पिछड़े वर्ग के लोगों पे ध्यान नहीं देगी। और ये बात सही भी साबित हुई कि पिछड़े वर्ग के लोगों के डेवलपमेंट और शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब रिजर्वेशन सही है या गलत, इस मामले में नेहरू जी सही थे, क्योंकि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं कंपटीशन बनाता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोगों को कंपटीशन के लिए मजबूर किया गया आरक्षण देकर। यानी जितनी भी पिछड़ी वर्ग की जातियां थी वो उन्होंने अलग करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक तरह का लालच मिल गया आरक्षण के नाम से कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हर किसी को जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए रिजर्वेशन मजबूर करता है कि आप एक फिक्स, जो आपको जहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है उस सेक्टर के अंदर जाइए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला होगा तब ये विरोध कर रहा है रिजर्वेशन का। मैं ओबीसी से हूं तो मुझे भी 27% रिजर्वेशन मिलता है,
लेकिन आप अपने ऊपर लेके देखिए, अपने घरों में देखिए कि आपके घर वाले हमेशा चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाए। इस वजह से देश के जो पिछड़े वर्ग है, या आपके लिए भी ले सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे हैं तो आप कहीं ना कहीं बर्बाद होते जा रहे हैं। आपने दूसरे ऑप्शन को चूज ही नहीं किया, आपने खुद के दम पे कुछ करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आप मजबूर है अपने घर वालों के लिए, अपने समाज की वजह से, क्योंकि वो चाहता है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, क्योंकि उनको भी बेहतर एजुकेशन नहीं मिला, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी कुछ किया जा सकता है। एक बात सही भी साबित हो रही है कि जहां पर वेल एजुकेशन नहीं है वहां पर लोगों को मूर्ख बनाना आसान होता है, और यह चीज देश के अंदर हो रही है कि दलित वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप को अच्छा साबित कर, वेल एजुकेटेड साबित कर, उन्हें मूर्ख बनाने का प्रयास करें। आने वाले वक्त में आपको दिख जाएगा कि दलित वर्ग कहीं ना कहीं खुद को हिंदू धर्म से अलग करने का प्रयास करेगा, खुद के लिए अलग कम्युनिटी की मांग करेगा, और ये कुछ लोग देश से खुद को अलग करने की भी मांग करेंगे। और अगर इसे रोकना है तो अभी से गवर्नमेंट को पिछड़े वर्ग पे ध्यान देना होगा, दलित वर्ग पे ध्यान देना होगा। दलित वर्ग के लिए जो वोट बैंक की पॉलिसी है उसे छोड़ना पड़ेगा। एक बात हर वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको कोई भी सरकार ऊपर नहीं उठा सकती। सरकारें अपना काम करती है, आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन आपको ऊपर उठने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा, खुद कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको एजुकेशन के दम पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, पर कुछ लोगों को मिल सकती है, सभी को नहीं। इसलिए एक वेल एजुकेशन का प्रयास कीजिए, खुद को शिक्षा देने का प्रयास कीजिए, और लोगों के बहकावे में आके खुद को अलग करने का प्रयास मत कीजिए। कुछ लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अंबेडकर जी को पूजने से कहीं ज्यादा उन्हें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उन्हें पूजना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं चाहते। आप पूछेंगे अंबेडकर जी के बारे में तो बहुत ही कम जानकारी होगी उन लोगों को। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो भगवान के रूप में असल में पूजनीय है, लेकिन पूजने से कहीं ज्यादा उन्हें पढ़ने की जरूरत है। वो इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने वेल एजुकेशन हासिल की थी, उसके दम पे अच्छे काम किए थे। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि देश के अंदर आंदोलन हर चीज के लिए होता है, किसानों के लिए होता है, अलग अलग पॉलिटिक्स मुद्दों के लिए होता है। कभी आपने देखा है कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा की मांग के लिए लोगों ने आंदोलन किया होगा? सभी ने गवर्नमेंट जॉब की मांग के लिए तो किया होगा। कभी भी आपको बहुत ही कम नजर आएगा कि बड़े पैमाने पे स्कूल खोलने के लिए, वेल एजुकेशन के लिए आंदोलन किया होगा किसी ने। हमारे देश के लोगों में सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सरकार से सही चीज की डिमांड ही नहीं करते। हमने कभी भी वेल एजुकेशन की डिमांड की नहीं, हमने कभी डेवलपमेंट की मांग की नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी कल्चर पसंद आता है। हम फ्री की चीजें चाहते हैं सरकार से। हम फ्री की चीजें लेकर सरकार को भी कमजोर कर सकते हैं, इकोनॉमी पे काम करने के लिए कमजोर कर सकते हैं। हम खुद का कोई फायदा नहीं कर सकते। हमें कुछ चीजें फायदा पहुंचा सकती है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो नुकसान पहुंचाती है। अगर देश की इकोनॉमी अगर बर्बाद हो रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपके ऊपर महंगाई का बोझ आएगा, आपको भी ये नुकसान देगा। इसलिए रेवड़ी कल्चर बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम इंग्लिश स्कूलों के अंदर पढ़े लिखे होने पे खुद को वेल एजुकेटेड समझते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में पढ़े होते हैं तो खुद को कमजोर महसूस करते हैं। और वो सरकारें सबसे खराब है, सबसे खराब नीतियां जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, उन सरकारों का विरोध करना शुरू कीजिए। आप अपनी लैंग्वेज, जो अपनी मातृभाषा है, जो अपने देश की भाषा है, उस लैंग्वेज के स्कूल खोलने की मांग कीजिए। आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपने पूरी उम्र सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने में लगा दी। लैंग्वेज आपका कहीं भी विकास नहीं कर सकती। आपको वेल एजुकेशन चाहिए लैंग्वेज के अलावा। लैंग्वेज तो आपको अपने माता पिता के द्वारा सिखाई हुई सबसे अच्छी होती है। इस वीडियो के अंदर मैंने उन बातों को सामने रखा है जिनको लोग इग्नोर करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, और फिर भी इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आती है जिन लोगों को, तो वो जा सकते हैं। मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है, उनका फायदा हो रहा है जहां जाइए। ध्रुव राठी की वीडियो देखिए, वो आपको अच्छे से गुमराह करेगा। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।